Hello friends, welcome to the Tax Today news channel. Myself Bhavya Popat, editor of Tax Today. Friends, on 21st of February, President proclaimed an ordinance which is called the Banning of Unregulated Deposit Schemes Ordinance 2019. ये ऑर्डिनेंस आने के बाद बहुत सारी कंफ्यूजन्स क्रिएट हुई है बिजनेस लॉबी में। हमने सोचा है कि आज एक ऐसा कंप्रिहेंसिव डिबेट कराए हमारे पैनलिस्ट के साथ जिससे कि आप क्लियर हो सको कि हमारे ओपिनियन में ये रेगुलेशन कहां तक और किस लोगों तक सीमित रहता है। आज इस डिबेट में हमारे साथ जुड़े हैं जैतपुर से एडवोकेट ललित भाई गणात्रा, पोरबंदर से हमारे साथ जुड़े हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट दिव्येश भाई सोडा और जूनागढ़ से आज पहली बार हमारे वीडियो पर आ रहे चार्टर्ड अकाउंटेंट भाविक भाई मिश्रानी। सभी पैनलिस्ट का मैं टैक्स टुडे की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, सीधे तौर पर हम जाते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। ये ऑर्डिनेंस जो प्रोमोलगेट हुआ है ऑन द 21st ऑफ फरवरी, क्या ये सभी बिजनेसमैन को लागू हो जाएगा जैसा कि डर सब लोगों को लग रहा है? मैं सबसे पहले ललित भाई को बोलूंगा अपने व्यू देने के लिए। हाँ सर, उससे पहले मैं एक बात बताता हूँ कि आज जो भी मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ वो मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है। आप सभी एक्ट को आगे बढ़ के आप अपना अपना लीगल एडवाइजर से ओपिनियन लेके आगे बढ़ सकते हैं। पहला क्वेश्चन था, इज द ऑर्डिनेंस एप्लीकेबल टू ऑल पर्सन एक्सेप्टिंग डिपॉजिट? यस, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल पर्सन एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एक्सेप्ट जो एक्सक्लूड किया गया है 2(4) में डिपॉजिट में स्पेसिफिकली उस बिजनेस रिलेटेड जो एग्जेम्पशन दिया गया उसके सिवा सभी को ये लागू पड़ता है। ललित भाई, दिवेश भाई, मैं आपके सामने आ रहा हूँ। ललित भाई का ओपिनियन बहुत ही बोल्ड है, क्या आप सहमत हैं उनके व्यू से? ललित भाई के व्यू से मैं थोड़ा डाइवर्ट होना चाहता हूं कि ये सभी डिपॉजिट एक्सेप्टिंग करने वालों को ये एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि जो बेसिक पर्पस है इसका इज टू बैन द अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम, और अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम में जो कवर होंगे उसी को एप्लीकेबल होगा। यानी कि जेन्युइन बिजनेस जिसका कि डिपॉजिट एक्सेप्टिंग या फाइनेंस करने का बिजनेस नहीं है, वो बिजनेस वाले अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड सर्कल या किसी भी अदर बिजनेस से भी अगर लोन या डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं तो उसको ये ऑर्डिनेंस एप्लीकेबल नहीं होगा। ओवर टू यू। थैंक यू दिव्येश भाई। भाविक भाई, आपका क्या व्यू है? दो कॉन्ट्रारी व्यू हमने देखे, आपका व्यू क्या है? In short, I would go with Divyesh bhai. Okay, fine, very good, a very short conclusion, very good, thank you. अब हम आते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर। ये क्या इनकम टैक्स के तहत जो लोन्स के प्रोविजन है, क्या इससे ये ऑर्डिनेंस से कुछ इफेक्ट होगा? फिर से आई वुड कम टू ललित भाई फर्स्ट। ललित भाई, आपका व्यू इस क्वेश्चन के बारे में? सर, ऑर्डिनेंस और डिफरेंट सब्जेक्ट पे है और इनकम टैक्स है वो डिफरेंट सब्जेक्ट पे है। 269 एसएस और 269 टी की हम बात करते हैं जब, उसमें जो लोन बाय थ्रू चेक और अदरवाइज वो ऐड कर सकता है, उसके सिवा इनकम टैक्स अथॉरिटी इस एक्ट के थ्रू इस एक्ट के बारे में कुछ भी नहीं एक्शन ले सकते। वो ऑर्डिनेंस है वो अलग मैटर पे है। और जो डिपॉजिट लिया गया है स्कीम के या बिजनेस में अन्य कोई बिजनेस में लिया गया है उसको प्रोहिबिट करने के लिए है, वो इनकम रिलेटेड नहीं है। और जो इनकम टैक्स में प्रोविजन है वो एज इट इज है, वहां पे आप लोन ले सकते हैं। इनकम टैक्स अथॉरिटी इसका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है, उसमें कोई एक्शन भी इनकम टैक्स अथॉरिटी ले नहीं सकता अगर हम बिजनेस ट्रांजेक्शन करें, ऐसा लोन एक्सेप्ट करके उसको बिजनेस में यूज करे तो जो भी फाइनल प्रोविजन वो अप्लाई होगा वो ऑर्डिनेंस रिलेटेड होगा, वो इनकम टैक्स रिलेटेड नहीं होगा। और तो ये भाई। ओके, थैंक यू ललित भाई। दिव्येश भाई, आपसे मेरा क्वेश्चन थोड़ा हटकर है कि क्या कौन सा एक्ट, यानी इनकम टैक्स एक्ट या ये ऑर्डिनेंस, कौन सा दोनों में से कौन सी चीज ओवरराइड करेगी? दोनों में से कोई एक दूसरे को ओवरराइड नहीं करेगी, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट वो डिफरेंट एक्ट है और ये एक ऑर्डिनेंस है जो कि प्रेसिडेंट ने पास किया हुआ है। तो इसकी प्रोविजंस, ऑर्डिनेंस की प्रोविजंस में जो भी अथॉरिटीज है वो स्पेसिफिकली इसमें जो भी ब्रीच ऑफ लॉ होगा उसके हिसाब से ही काम करेगी। हाँ, इसमें स्पेसिफिकली ये दिया गया है कि दूसरे किसी भी एक्ट में जो अथॉरिटीज है अगर उसको ऐसी कोई डिपॉजिट के बारे में अगर इंफॉर्मेशन मिलती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर प्रोसीडिंग्स, तो वो ये ऑर्डिनेंस में जो भी अथॉरिटी है उसको इंफॉर्मेशन दे सकती है। अदरवाइज इन दोनों में से एक दूसरे को कोई ओवरराइड नहीं करेगा। और बाकी जो ललित भाई ने व्यू दिया उससे मैं पूरा एग्री हूँ। थैंक यू दिव्येश भाई। भाविक भाई, आपको और एक थोड़ा क्वेश्चन ट्विस्ट करके रख रहा हूँ। भाविक भाई, आपको क्या लगता है कोई आदमी अपने पर्सनल पर्पस के लिए
इनकम टैक्स की प्रोविजंस पूरी करके कोई एक्सपेंस, कोई डिपॉजिट्स लेता है, तो क्या उसकी वजह से वो इस ऑर्डिनेंस के तहत वो दोषी पाया जा सकता है? आई थिंक नो, क्योंकि ये ऑर्डिनेंस स्पेसिफिकली जो दिव्यस भाई ने पहले ही बताया कि द पर्सन हु इज डीलिंग इन द बिजनेस ऑफ फाइनेंसिंग, उसके लिए ही ये एप्लीकेबल होना चाहिए, बिकॉज द वेरी पर्पस और वेरी ऑब्जेक्ट ऑफ दिस ऑर्डिनेंस इज टू रेगुलेट अनरेगुलेटेड डिपॉजिट. सो अगर ये पर्सनल पर्पस के लिए किसी ने रिलेटिव या कोई फ्रेंड्स के पास से अगर कोई डिपॉजिट्स ली है विच इज विद इन द एम्बिट ऑफ इनकम टैक्स without violating the provision of income tax है, तो I think ordinance will not have any kind of the negative impact on this. थैंक यू भाविक भाई, थैंक यू. जैसे कि भाविक भाई ने बताया, भाविक भाई ये क्वेश्चन मैं आपसे ही शुरू करना चाहता हूँ कि ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑर्डिनेंस इज वेरी क्लियर दैट द मेन एम इज टू बैन द अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स, पर बहुत सारी जगह पर सेक्शंस ऐसे दिए गए हैं जिससे कि डाउट क्रिएट हो रहा है लोगों के मन में कि क्या ये सबको अप्लाई नहीं हो जाएगा ना? आपका व्यू इस बारे में? वो थोड़ा ड्राफ्टिंग में क्या है कि इनिशियली ये अभी स्टार्टिंग ही हुआ है, अभी इसका मतलब 21st को ये ऑर्डिनेंस पास हुआ है, तो इट्स माय पर्सनल व्यू दैट लेटर ऑन इसका थोड़ा क्लेरिफिकेशन आना चाहिए, बिकॉज इनिशियली ये लोग इनिशियली दे हैव come out with all these things in very brief way, in very lucid manner. So क्या है कि इसमें बहुत सारी चीजें दी हुई है, तो apparently उसका रीडिंग करके हमको ऐसा लग रहा है कि भाई it will be applicable to each and everything, but the object उसका जो है that is only to unregulate this kind of the financiers type of business. थैंक यू भाई. दिवेश भाई, इसके बारे में आपका इसके बारे में भी मेरा व्यू क्लियर ही है कि ये जो एप्लीकेबल होगा वो अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम को ही एप्लीकेबल होगा. ऑब्जेक्ट भी यही है कि इलिसिट डिपॉजिट्स या जो स्कीम्स है उसको बैन करना है. और एक्चुअली जब ये बिल ड्राफ्ट था उसमें जो फाइनेंस की स्टैंडिंग कमिटी है, फाइनेंस मिनिस्ट्री की स्टैंडिंग कमिटी, उसका एक रिकमेंडेशन था, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ. The committee would therefore recommend that unregulated deposit scheme which is sought to be banned should be more coherently defined in a bill with an indicative list by way of schedule of such schemes drawn on the basis of experience and ground realities, which can be expanded or modified as and when required. In absence of such definition, the committee apprehends that scope of wrongful interpretation and misuse of provisions may arise, which will defeat the laudable objective of the legislation. सो कमिटी भी यहाँ पे क्लियर है कि इसका मेन ऑब्जेक्ट है वो ऐसी इलीगल डिपॉजिट स्कीम है उसको बैन करना है, बट दे वांट कि जो डेफिनेशन है अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम की वो क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए, और पॉसिबल हो तो उसका लिस्ट भी जैसे रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम का लिस्ट दिया हुआ है उसी तरह अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम का भी लिस्ट दिया जाए, ताकि जो बेसिक पर्पस है वो इससे डिविएट ना हो और इसका रॉन्गफुल इंटरप्रिटेशन ना हो. थैंक यू दिव्येश भाई. ललित भाई, आप सभी सोशल मीडिया में सबसे एक्टिव रहे हो इस ऑर्डिनेंस को क्रिटिसाइज करने में कि बहुत ही अलग तरह से ड्राफ्ट किया गया है जिससे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है. ऑब्जेक्ट क्लॉज में ये होते हुए फिर भी आप यही मानते हो कि ये सबको अप्लाई होता है? या डेफिनेटली ये सबको अप्लाई होता है. ऑर्डिनेंस ऑब्जेक्ट वेरी क्लियर है कि ये जो चीट करता है उसको अप्लाई कर उसी को एप्लीकेबल होता है, जो जिसका इंटेंशन गलत है और उस स्कीम के उस स्कीम से पैसा पब्लिक से पास से कलेक्ट करना है. ऑब्जेक्ट वेरी क्लियर है, आई एग्री विथ ऑब्जेक्ट. लेकिन उसमें अगर हम मैं आगे बढ़ूं तो ईच एंड एवरी जो इस एक्ट में डेफिनेशन दिया गया है डिपॉजिट का 2(4) में और 2(17) में बात की गई, और इसका जो ट्रांजिशनल पार्ट है 3 उसमें जो बात की गई है उससे वही निकलता है कि आप ये वेरी क्लियर है, इसमें से वही निकलता है कि ये सब पे लागू होगा और जो 2(4) में एग्जेम्पशन है उसके सिवा सबको लागू होगा. सो आई कैन से जब आपका वर्डिंग बहुत क्लियर है तो ऑब्जेक्ट साइड में रह जाता है और पहले वो वर्डिंग आता है. ओके, इंटरप्रिटेशन और रूल जो ललित भाई ने डिक्लेयर किया कि इंटरप्रिटेशन में जब डेफिनेशंस और बाकी की सेक्शंस जब क्लियर कट इंडिकेट कर रही है तो ऑब्जेक्ट कम सेकंड. ऑब्जेक्ट इज दो इम्पोर्टेंट.
फिर आई एम कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, दैट इज क्लैरिफिकेशन रियली नीडेड रिगार्डिंग दिस एक्ट? आई वुड कम टू ललित गणात्रा फर्स्ट. ललित जी आप बताइए, क्या क्लैरिफिकेशन बहुत ही जरूरी है इस एक्ट के बारे में? यस डेफिनेटली, अगर क्लेरिफिकेशन नहीं आया तो हमें जो ऑर्डिनेंस में 2(4) में जो एग्जेम्पशन दिया गया बिजनेस रिलेटेड, उसको ही फॉलो करना पड़ेगा, उसके सिवा हम उसके बाहर नहीं जा सकते। ये मेरा क्लियर ओपिनियन है और मैं इससे कोई पैनिक नहीं क्रिएट करना चाहता, ये मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है। आप एग्री और डिसएग्री हो सकते हैं, वो सेकेंडरी मैटर है, लेकिन जो भी एसोसिएशन है इसको समझना चाहिए, जो व्यापारी एसोसिएशन है, जो गवर्नमेंट में हो, जहां से ऑर्डिनेंस पास हो, कि भाई इतना मिसअंडरस्टैंडिंग ये टोफूर के वजह से क्रिएट हुआ है इस एक्ट की वजह से, तो उसका क्लेरिफिकेशन करना चाहिए, उसको कम आउट होना चाहिए। और एसोसिएशन को भी, व्यापारी एसोसिएशन संगठन को भी उसको गवर्नमेंट को क्लेरिफिकेशन मांगना चाहिए कि आप इसमें एक्चुअली करना क्या चाहते हैं, एक्चुअली कहना क्या चाहते हैं, कि इसमें सभी तरह के बिजनेस लोन को आप बंद कर रहे हैं कि ओनली सिर्फ जो इस डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और जो ऐसा एक व्यू आ रहा है उस तरह का करना चाहते हैं। मेरा व्यू क्लियर है कि 2(4) में लिखा है उतना ही एग्जाम्पशन है, दूसरा कुछ एग्जाम्पशन नहीं है। और दिव्येश भाई, योर व्यूज ऑन दिस? यस डेफिनेटली, क्योंकि इसमें डिफरेंट व्यूज आ रहे हैं, इसलिए क्लेरिफिकेशन इज वेरी मच नीडेड फ्रॉम गवर्नमेंट, और वो बहुत ही जल्दी आना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट लेवल से ये रिप्रेजेंटेशन गया भी है गवर्नमेंट के पास से। और लास्ट में मैं अपना ओपिनियन यही दूंगा कि जो डेफिनेशन है अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम की, तो उसके मुताबिक एनी स्कीम और एन अरेंजमेंट और बाय वे ऑफ बिजनेस, ये जो वर्ड्स है उसमें वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि अगर कोई स्कीम चल रहा है या कोई अरेंजमेंट है, बाय वे ऑफ बिजनेस बताया गया है, मतलब कि जो पर्सन है उसका बिजनेस है ये डिपॉजिट एक्सेप्टिंग का एंड फाइनेंसिंग का उस तरह का, या तो वो कोई स्कीम चल रहा है उसके तहत वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है। जो उसने डिपॉजिट की डेफिनेशन में एक्सक्लूड किया है, वहां पे गवर्नमेंट ने ये ऑर्डिनेंस में ये भी वर्ड्स यूज किया है कि फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। तो दोनों जगह पे जो वर्ड्स यूज किया है, फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड बाय वे ऑफ बिजनेस, सो वहां पे गवर्नमेंट क्लियर है, लेकिन क्योंकि थोड़ा इसमें डिफरेंस व्यू आ रहा है, इसलिए इट इज रिक्वायर्ड कि गवर्नमेंट इसमें प्रॉपर क्लेरिफिकेशन के साथ आए। दाविद भाई, योर व्यूज ऑन दिस? Yeah, definitely इसमें clarification चाहिएगा ही, because there are two different types of views for the same matter, so it is definitely needed, and I am agree with the Divya's bhai's view regarding कि भाई right now we can if we are supposed to take some decisions, then we can go with this, otherwise we have to wait for some clarification to come in the near future. Thank you Bhavik bhai. Friends, to conclude, with due respect to Lalit Bhai Ganatra's views, टैक्स टुडे की ओर से मैं खुद मानता हूं कि ये जो ऑर्डिनेंस है ये सिर्फ जो लोग अपना बिजनेस करे डिपॉजिट लेकर स्कीम्स चलाने का, उन पर ही लागू होता है। नॉर्मल बिजनेस को ये लागू नहीं होना चाहिए। पर जैसे हमारे सभी पैनलिस्ट ने बताया कि बेसिकली गवर्नमेंट शुड कम आउट विद सम क्लैरिफिकेशन। आई शुड ऐड टू इट दैट आर्टिकल 19 ऑलवेज गिव्स एन आउटराइट राइट टू एवरी सिटीजन कि वो अपना बिजनेस चला सके, उसमें कोई अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन करने के लिए गवर्नमेंट के पास कोई हक नहीं है। वी ऑल्सो थिंक ऑन दैट वे कि ये जो ऑर्डिनेंस है वो सिर्फ ये अनरेगुलेटेड स्कीम्स के ऊपर है, ना कि सभी स्कीम्स के ऊपर। एक बात जो ललित भाई ने बताई वो बहुत ही याद रखनी जरूरी है, ये सभी ओपिनियंस हमारे पैनलिस्ट के इंडिविजुअल ओपिनियंस है। यहाँ तक कि टैक्स टुडे का ओपिनियन भी टैक्स टुडे का इंडिविजुअल ओपिनियन है। You can or your consultant can have a different view on this. Friends, thank you very much for watching this video. अगर आपको हमारा ये वीडियो, ललित भाई wants to say something, I think to fine. Yeah, that's continue sir, वही बात मैं बता रहा था। Friends, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली इसे लाइक दे, और ऐसे टैक्स रिलेटेड वीडियोस को लगातार पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड ऑल्सो प्लीज क्लिक अ बेल आइकॉन जो कि आपके सब्सक्राइब बटन के पास में होगा, ताकि हमें आपको हमारी अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।